गबन भाग 8। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानी। चलिए बताते हैं कि आखिर कहानी में आगे क्या हुआ। चाय पार्टी में कोई विशेष बात नहीं हुई। रतन के साथ उसकी एक नाते की बहन और थी। वकील साहब न आए थे। दयानाथ ने उतनी देर के लिए घर से टल जाना ही उचित समझा। हाँ, रमेश बाबू बरामदे में बराबर खड़े रहे। रमा ने उन्हें कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर ले, पर रमेश में इतना साहस न था। जलपा ने दोनों मेहमानों को अपनी सास से मिलवाया। ये युवतियां उन्हें कुछ ओछी जान पड़ी। उनका सारे घर में दौड़ना, धम-धम करके कोठे पर जाना, छत पर इधर-उधर उचकना, खिलखिलाकर हंसना उन्हें हुड़दंगपन मालूम होता था। उनकी नीति में बहू बेटियों को भारी और लज्जाशील होना चाहिए था। आश्चर्य ये था कि आज जलपा भी उन्हीं में मिल गई थी। रतन ने आज कंगन की चर्चा तक न की। अभी तक रमा को पार्टी की तैयारियों से इतनी फुर्सत नहीं मिली थी कि गंगू की दुकान तक जाता। उसने समझा था गंगू को 600 रुपए दे दूंगा तो पिछले हिसाब में जमा हो जाएंगे, केवल 250 रुपए और रह जाएंगे। इस नए हिसाब में 600 और मिलाकर फिर 800 रह जाएंगे। इस तरह उसे अपनी साख जमाने का सुअवसर मिल जाएगा। दूसरे दिन रमा खुश होता हुआ गंगू की दुकान पर पहुंचा और रौब से बोला, क्या रंग ढंग है महाराज, कोई नई चीज बनवाई है इधर? रमा के टाल मटोल से गंगू इतना विरक्त हो रहा था कि आज कुछ रुपए मिलने की आशा भी उसे खुश ना कर सकी। शिकायत के ढंग से बोला, बाबू साहब, चीजें कितनी बनी और कितनी बिकी, आपने तो दुकान पर आना ही छोड़ दिया। इस तरह की दुकानदारी हम लोग नहीं करते। 8 महीने हुए आपके यहाँ से एक पैसा भी नहीं मिला। रमाना, भाई, खाली हाथ दुकान पर आते शर्म आती है। हम उन लोगों में नहीं हैं जिनसे तकाजा करना पड़े। आज यह 600 रुपए जमा कर लो और एक अच्छा सा कंगन तैयार कर दो। गंगू ने रुपए लेकर संदूक में रखे और बोला, बन जाएंगे, बाकी रुपए कब तक मिलेंगे? रमाना, बहुत जल्द। गंगू, हाँ बाबूजी, अब पिछला साफ कर दीजिए। गंगू ने बहुत जल्द कंगन बनवाने का वचन दिया, लेकिन एक बार सौदा करके उसे मालूम हो गया था कि यहाँ से जल्द रुपए वसूल होने वाले नहीं है। नतीजा ये हुआ कि रमा रोज तकाजा करता और गंगू रोज हीले करके टालता। कभी कारीगर बीमार पड़ जाता, कभी अपनी स्त्री की दवा कराने ससुराल चला जाता, कभी उसके लड़के बीमार हो जाते। 1 महीना गुजर गया और कंगन ना बने। रतन के तकाजों के डर से रमा ने पार्क जाना तक छोड़ दिया, मगर उसने घर तो देख ही रखा था। इस 1 महीने में कई बार तकाजा करने आई। आखिर जब सावन का महीना आ गया तो उसने एक दिन रमा से कहा, वह सुअर नहीं बना कर देता तो तुम किसी और कारीगर को क्यों नहीं दे देते? रमानाथ, उस पाजी ने ऐसा धोखा दिया कि कुछ न पूछो, बस रोज आजकल किया करता है। मैंने बड़ी भूल की जो उसे पेशगी रुपए दे दिए, अब उससे रुपए निकालना मुश्किल है। रतन, आप मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए, मैं उसके बाप से वसूल कर लूंगी। तावान अलग, ऐसे बेईमान आदमी को पुलिस में दे देना चाहिए। जलपा ने कहा, हाँ और क्या, सभी सुनार देर करते हैं, मगर ऐसा नहीं कि रुपए डकार जाएं और चीजों के लिए महीनों दौड़ाएं। रमा ने सिर खुजाते हुए कहा, आप 10 दिन और सब्र करें, मैं आज ही उससे रुपए लेकर किसी दूसरे शराफ को दे दूंगा। रतन, आप मुझे उस बदमाश की दुकान क्यों नहीं दिखा देते? मैं हंटर से बात करूं? रमानाथ, कहता तो हूँ 10 दिन के अंदर आपको कंगन मिल जाएंगे। रतन, आप खुद ही ढीले डाले हुए हैं। आप उसकी लल्लो चप्पू की बातों में आ जाते होंगे। एक बार कड़े पड़ जाते तो मजाल थी कि यूं हीले हवाले करता। आखिर रतन बड़ी मुश्किल से विदा हुई। उसी दिन शाम को गंगू ने साफ जवाब दे दिया, बिना आधे रुपए लिए कंगन न बन सकेंगे, पिछला हिसाब भी बेबाक हो जाना चाहिए। रमा को मानो गोली लग गई। बोला, महाराज, यह तो भलमनसी नहीं है, एक महिला की चीज है। उन्होंने पेशगी के रुपए दिए थे। सोचो, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझसे अपने रुपए के लिए पूर्ण नोट लिखा लो, स्टाम्प लिखा लो, और क्या करोगे? गंगू,
गंगू, फुटनोट को शेयर लगाकर चाटूंगा क्या? 8-8 महीने का उधार नहीं होता, महीना 2 महीना बहुत है। आप तो बड़े आदमी हैं, आपके लिए 500-600 रुपए कौन सी बड़ी बात है। कंगन तैयार है। रमा ने दांत पीस कर कहा। अगर यही बात थी तो तुमने 1 महीना पहले क्यों ना कह दी? अब तक मैंने रुपए की कोई फिक्र की होती ना। गंगू, मैं क्या जानता था, आप इतना भी नहीं समझ रहे हैं। रमा निराश होकर घर लौट आया। अगर इस समय भी उसने जल्पा से सारा वृत्तांत साफ साफ कह दिया होता तो उसे चाहे कितना ही दुख होता, पर वह कंगन उतार कर दे देती। लेकिन रमा में इतना साहस न था। वह अपनी आर्थिक कठिनाइयों की दशा कहकर उसके कोमल हृदय पर आघात न कर सकता था। इसमें संदेह नहीं कि रमा को 100 रुपए के करीब ऊपर से मिल जाते थे, और वो किफायत करना जानता तो इस 8 महीने में दोनों शराब के कम से कम आधे रुपए अवश्य दे देता। लेकिन ऊपर की आमदनी थी तो ऊपर का खर्च भी तो था। जो कुछ मिलता सैर सपाटे में खर्च हो जाता, और शराफों को देना किसी एक मुश्त रकम की आशा में रुका हुआ था। कौड़ियों से रुपए बनाना वनिकों का ही काम है। बाबू लोगों को तो रुपए की कौड़ियों ही बनाते हैं। कुछ रात जाने पर रमा ने एक बार फिर सराफे का चक्कर लगाया। बहुत चाहा किसी शराफ को झांसा दूं, पर कहीं दाल न गली। बाजार में बेतार की खबरें चला करती हैं। रमा को रात भर नींद न आई। यदि आज उसे 1,000 का रुक्का लिखकर कोई 500 रुपए भी दे देता तो वो निहाल हो जाता, पर अपनी जान पहचान वालों में उसे ऐसा कोई नजर न आता था। अपने मिलने वालों में उसने सभी से अपनी हवा बांध रखी थी। खिलाने पिलाने में खुले हाथों रुपया खर्च करता था। अब किस मुंह से अपनी विपत्ति कहे। वो पछताता रहा था कि नाहक गंगू को रुपए दिए। गंगू नालिश करने तो जाता न था। इस समय यदि रमा को कोई भयंकर रोग हो जाता तो वो उसका स्वागत करता। कम से कम 10-5 दिन की मोहलत तो मिल जाती, मगर बुलाने से तो मौत भी नहीं आती। वह तो उसी समय आती है जब हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। ईश्वर कहीं से कोई तार ही भिजवा दे। कोई ऐसा मित्र भी नजर नहीं आता था जो उसके नाम फर्जी तार भेज देता। वह इन्हीं चिंताओं में करवटें बदल रहा था कि जल्पा की आंख खुल गई। रमा ने तुरंत चादर से मुंह छिपा लिया, मानो बेखबर होकर सो रहा है। जल्पा ने धीरे से चादर हटाकर उसका मुंह देखा और उसे सोता पाकर ध्यान से उसका मुंह देखने लगी। जागरण और निंद्रा का अंतर उससे छिपा न रहा। उसे धीरे से हिलाकर बोली, क्या अभी तक जाग रहे हो? रमानाथ, क्या जाने क्यों नींद नहीं आ रही। पड़े पड़े सोचता था कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, कुछ रुपए कमा लाऊं। जल्पा, मुझे भी लेते चलोगे ना? रमानाथ, तुम्हें परदेश में कहाँ लिए लिए फिरूंगा। जल्पा, तो मैं यहाँ अकेली रह चुकी, 1 मिनट तो रहूंगी नहीं, मगर जाओगी कहाँ? रमानाथ, अभी कुछ निश्चय नहीं कर सका हूँ। जल्पा, तो क्या सचमुच तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुझसे तो एक दिन भी न रहा जाए। मैं समझ गई, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, केवल मुंह देखे की प्रीति करते हो। रमानाथ, तुम्हारे प्रेम पाश ही ने मुझे यहाँ बांध रखा है, नहीं तो अब तक कहीं भी चला गया होता। जल्पा, बातें बना रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम होता तो तुम कोई पर्दा न रखते। तुम्हारे मन में जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। कई दिनों से देख रही हूँ तुम चिंता में डूबे रहते हो। मुझसे क्यों नहीं कहते? जहाँ विश्वास नहीं वहां प्रेम कैसे रह सकता है? रमानाथ, ये तुम्हारा भ्रम है जल्पा। मैंने तो तुमसे कभी पर्दा नहीं रखा। जल्पा, तो तुम मुझे सचमुच दिल से चाहते हो? रमानाथ, ये क्या मुंह से कहूंगा अभी? जल्पा, अच्छा, अब मैं एक प्रश्न करती हूँ, समझे रहना। तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो? तुम्हें मेरी कसम है, सच बताना। रमानाथ, यह तो तुमने बेढप प्रश्न किया। अगर मैं तुमसे यही प्रश्न पूछूं तो तुम मुझे क्या जवाब दोगी? जल्पा, मैं तो जानती हूँ। रमानाथ, बताओ। जल्पा, तुम बतला दो तो मैं भी बतला दूं। रमानाथ,
मैं तो जानता ही नहीं, केवल इतना जानता हूँ कि तुम मेरे रोम रोम में रम रही हो। जलपा, सोच कर बतलाओ। मैं आदर्श पत्नी नहीं हूँ, इसे मैं खूब जानती हूँ। पति सेवा अब तक मैंने नाम की भी नहीं की है। ईश्वर की दया से तुम्हारे लिए अब तक कष्ट सहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। घर गृहस्थी का कोई काम मुझे नहीं आता, जो कुछ सीखा यही सीखा। फिर तुम्हें मुझसे क्यों प्रेम है? बातचीत में निपुण नहीं, रूप रंग भी ऐसा आकर्षक नहीं। जानते हो मैं तुमसे क्यों प्रश्न कर रही हूँ? रमानाथ, क्या जाने भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। जलपा, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारे प्रेम को स्थायी बना सकूं। रमानाथ, मैं कुछ नहीं जानता जलपा, ईमान से कहता हूँ। तुम में कोई कमी है, कोई दोष है, यह बात आज तक मेरे ध्यान में नहीं आई। लेकिन तुमने मुझ में कौन सी बात देखी? न मेरे पास धन है, न रूप। बताओ। जलपा, बता दूं? मैं तुम्हारी सज्जनता पर मोहित हूँ। अब तुमसे क्या छुपाऊं? जब मैं यहाँ आई तो यद्यपि तुम्हें अपना पति समझती थी, लेकिन कोई बात कहते या करते मुझे चिंता होती थी कि तुम उसे पसंद करोगे या नहीं। यदि तुम्हारे बदले मेरे विवाह किसी दूसरे पुरुष से हुआ होता तो उसके साथ भी मेरा यही व्यवहार होता। यह पत्नी और पुरुष का रिवाजी नाता है। पर अब मैं तुम्हें गोपियों के कृष्ण से भी न बदलूंगी। लेकिन तुम्हारे दिल में अभी भी चोर है। तुम अभी मुझसे किसी किसी बात में पर्दा रखते हो। रमानाथ, यह तुम्हारी केवल शंका है जलपा। मैं दोस्तों से भी कोई दुराव नहीं करता। फिर तुम तो मेरी हृदयश्वरी हो। जलपा, मेरी तरफ देखकर बोलो। आंखें नीची करना मर्दों का काम नहीं है। रमा के जी में एक बार फिर आया कि अपनी कठिनाइयों की कथा कह सुनाओ, लेकिन मिथ्या गौरव ने फिर उसकी जवान बंद कर दी। जलपा जब उससे पूछती शराफों को रुपए देने जाते हो या नहीं, तो वह बराबर कहता, हाँ कुछ न कुछ हर महीने दे जाता हूँ। पर आज रमा की दुर्बलता ने जलपा के मन में एक संदेह पैदा कर दिया था। वह उसी संदेह को मिटाना चाहती थी। जरा देर बाद उसने पूछा, शराब के तो अभी सब रुपए अदा हो गए होंगे ना? रमानाथ, अब थोड़ी ही बाकी है। जलपा, कितने बाकी होंगे? कुछ हिसाब किताब लिखते हो? रमानाथ, हाँ लिखता क्यों नहीं, 700 के कुछ कम ही होंगे। जलपा, तब तो पूरी गठरी है। तुमने कहीं रतन के रुपए तो न दे दिए? रमा दिल में कांप रहा था, कहीं जलपा यह प्रश्न न कर बैठे। आखिर उसने यह प्रश्न पूछ ही लिया। उस वक्त भी यदि रमा ने साहस करके सच्ची बात स्वीकार कर ली होती तो शायद उसके संकटों का अंत हो जाता। जलपा 1 मिनट तक अवश्य सन्नाटे में आ जाती। संभव है क्रोध और निराशा के आवेश में 2-4 कटु शब्द भी मुंह से निकालती, लेकिन फिर शांत हो जाती। दोनों मिलकर कोई न कोई युक्ति सोच निकालते। जलपा यदि रतन से यह रहस्य कह सुनाती तो रतन अवश्य मान जाती। पर हाय रे आत्मगौरव, रमा ने यह बात सुनकर ऐसा मुंह बना लिया मानो जलपा ने उस पर कोई निष्ठुर प्रहार किया हो। बोला, रतन के रुपए क्यों देता? आज चाहूं तो 2-4 हजार का माल ला सकता हूँ। कारीगरों की आदत देर करने की होती है। सुनार की खटाई मशहूर है, बस और कोई बात नहीं। 10 दिन में या तो चीज ही लाऊंगा या रुपए वापस कर दूंगा। मगर यह शंका तुम्हें क्यों हुई? पराई रकम भला मैं अपने पर खर्च कैसे लाता? जलपा, कुछ नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। जलपा को थोड़ी देर में नींद आ गई, पर रमा फिर उसी उधेड़ बुन में पड़ा। कहाँ से रुपए लाए? अगर वह रमेश बाबू से साफ साफ कह दे तो वो किसी महाजन से रुपए दिला देंगे, लेकिन नहीं, वह उनसे किसी तरह से ना कह सकेगा। उसमें इतना साहस न था। उसने प्रातःकाल नाश्ता करके दफ्तर की राह ली। शायद वहां कुछ प्रबंध हो जाए। कौन प्रबंध करेगा, इसका उसे ध्यान न था। जैसे रोगी वैद्य के पास जाकर संतुष्ट हो जाता है, पर यह नहीं जानता कि मैं अच्छा होऊंगा या नहीं। यही दशा इस समय रमा की थी। दफ्तर में चपरासी के सिवा और कोई न था। रमा रजिस्टर खोलकर अंकों की जांच करने लगा। कई दिनों से मिजान नहीं दिया गया था, पर बड़े बाबू के हस्ताक्षर मौजूद थे।
अब मिजान दिया तो 2500 निकले। एकाएक उसे एक बात सूझी, क्यों ना 2500 की जगह मिजान 2000 लिख दूं। रसीद बही की जांच कौन करता है? अगर चोरी पकड़ी भी गई तो कह दूंगा मिजान लगाने में गलती हो गई। मगर इस विचार को उसने अपने मन में टिकने भी ना दिया। इस भय से कि कहीं चित्त चंचल न हो जाए, उसने पेंसिल के अंकों पर रोशनाई फेर दी और रजिस्टर को दरज में बंद करके इधर उधर घूमने लगा। इक्की दुक्की गाड़ियां आने लगी। गाड़ी वालों ने देखा बाबू साहब आज यही हैं, तो सोचा जल्दी से चुंगी देकर छुट्टी पर जाए। रमा ने इस कृपा के लिए दस्तूरी की दूनी रकम वसूल की और गाड़ी वालों ने शौक से दी, क्योंकि यही मंडी का समय था और 12-1 बजे तक चुंगी घर से फुर्सत पाने की दशा में 24 घंटे का हर्ज होता था। मंडी 10-11 बजे के बाद बंद हो जाती थी। दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता था। अगर भाव रुपए में आधा पाव भी फिर गया तो सैकड़ों के मत्थे गई। 10-5 रुपए का बल खा जाने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी। रमा को आज यह नई बात मालूम हुई। सोचा, आखिर सुबह को मैं घर ही पर बैठा रहता हूँ, अगर यहाँ आकर बैठ जाऊं तो रोज 10-5 रुपए हाथ आ जाए, फिर तो 6 महीने में यह सारा झगड़ा साफ हो जाए। मान लो रोज यह चांदी न होगी, 15 न सही 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। अगर सुबह को रोज 5 रुपए भी मिल जाए और इतने ही दिन भर में और मिल जाए तो 5-6 महीने में मैं ऋण से मुक्त हो जाऊं। उसने दराज खोलकर फिर रजिस्टर निकाला। यह हिसाब लगा लेने के बाद अब रजिस्टर में हेर उधार कर देना उसे इतना भयंकर न जान पड़ा। नया रंग रूट जो पहले बंदूक की आवाज से चौंक पड़ता था, आगे चलकर गोलियों की वर्षा में भी नहीं घबराता। रमा दफ्तर बंद करके भोजन करने घर जाने ही वाला था कि एक बिसाती का ठेला आ पहुंचा। रमा ने कहा, लौटकर चुंगी लूंगा। बिसाती ने मिन्नत करनी शुरू की। उसे कोई बड़ा जरूरी काम था। आखिर 10 रुपए पर मामला ठीक हुआ। रमा ने चुंगी ली, रुपए जेब में रखे और घर चला। 25 रुपए केवल 2-2.5 घंटों में आ गए। अगर 1 महीने भी यह औसत रहे तो पल्ला पार है। उसे इतनी खुशी हुई कि वह भोजन करने घर न गया, बाजार से भी कुछ नहीं मंगवाया। रुपए भुनाते हुए उसे 1 रुपया कम हो जाने का ख्याल हुआ। वह शाम तक बैठा काम करता रहा। 4 रुपए और वसूल हुए। चिराग जले वह घर चला तो उसके मन पर से चिंता और निराशा का बहुत कुछ बोझ उतर चुका था। अगर 10 दिन यही तेजी रही तो रतन से मुंह चुराने की नौबत न आएगी। तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आगे की कहानी जानेंगे हम अगले अध्याय में। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानी गबन।